सलमान खुर्शीद साहब, इस वक्त जो कांग्रेस की सूरत हाल है, और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो 23 का मामला है, ये क्या मामला है और कब तक ये हल होगा? वो लोग कब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, बात करेंगे? कब तक ये बाहर बयानबाजी चलती रहेगी और कांग्रेस को ऐसे नुकसान होता रहेगा? देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है उसमें 23 थे, कम थे, ज़्यादा थे, गिनती कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर बुनियादी तौर पर उनकी बात समझने की कोशिश की जाए तो बात ये थी कि इस वक्त जो हालात हैं उनसे हमें अपने आप को बाहर निकालना होगा, और उसके लिए जो भी हमारी जुस्तजू है वो होनी चाहिए। अब इस बात को एक बहुत गहरा और एक बहुत वसी फ़लसफ़ा ना बनाकर, या बहरहाल ना उनके पास शायद मौका था, या उनके पास इस किस्म की कोई ख़ास उनकी सोच थी। उन्होंने इसको महदूद कर दिया पार्टी में जमहूरियत तक। कि पार्टी में अगर जमहूरियत हो जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। तो पार्टी में जमहूरियत हो, इससे तो किसी को इख्तलाफ हो नहीं सकता। नहीं। लेकिन जमहूरियत क्या है, इस पर गुफ्तगू हो सकती है कि जमहूरियत क्या है। जमहूरियत सिर्फ वन मैन वन वोट तक महदूद नहीं रह सकती है। जमहूरियत में एक फ़लसफ़ा हो, जब जमहूरियत में आइडियोलॉजी हो, हमारी बुनियादी सोच हो, और जाहिर है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो क़यादत का है कि उसको क़यादत को किस तरह से क़यादत को एक पहचान दी जाए, या क़यादत को एक जगह दी जाए। उसमें हर शख्स जो जानता है कांग्रेस पार्टी को, ये भी जानता है, समझता है कि उसमें एक पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है, एक पुरानी तहज़ीब चली आ रही है, सियासी तहज़ीब है, जिसका एक ख़ास ताल्लुक़ जो गांधी परिवार है इससे है। अब गांधी परिवार को हम वोट देकर अपना कायद मान लें, या बिना वोट के अपना कायद मान लें, जो कि कांग्रेस में लोग उनको मानते हैं, तो इसमें फालतू की तफसील में जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। बुनियादी बात यह है कि लोग ये मानते हैं कि वो कायद हैं, और वो लोग ये मानते हैं। तो सर, लोग मानते हैं कायद हैं, तो क्यों 2019 के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और बार बार ये तकरीबन 5 महीने तक ये लोग कहते रहे, आप लोग कहते रहे कि साहब आप सदर बने रहिए, राहुल गांधी जी से ये कही जाती रही कि इसमें कोई आपकी गलती नहीं, क्योंकि 2018 में आपने 3 स्टेट आपने जीते थे और 14 में हालात है, तो क्यों भाई उन पे कौन सा प्रेशर था कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया? अरे, प्रेशर इसी बात का था कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और उसके बाद भी आज लोग यही कहते हैं कि वो सियासत से अलग क्यों नहीं होते हैं। रोज़ कोई ना कोई दानिश्वर ये लिख देता है कि ये आखिर सियासत को छोड़ क्यों नहीं देते हैं। क्यों छोड़ दें भाई, क्यों छोड़ दें? दानिश्वर का हक़ है कुछ कहने का, लेकिन दानिश्वर की बात हर एक मान जाए या हम मान जाएं, इसका तो उसको हक़ नहीं है। ये बात आपकी सही है कि उन्होंने आखिर छोड़ा, तो क्यों छोड़ा, ये मान के छोड़ा कि वो नहीं छोड़ेंगे तो लोग ये कहेंगे कि देखो कैसा आदमी है, बावजूद शिकस्त के वो अपने उसको खूंटे को पकड़े बैठा है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा ही है, और आप अगर ये समझते हैं कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, तो यकीनन मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं अलग हो जाता हूँ, पार्टी के लिए काम करूँगा, मैं अलग हो जाता हूँ।
अब पार्टी के हालात ऐसे हैं, पार्टी के हालात ऐसे हैं कि उनकी जगह किसी और को एक मुश्तरक फैसला करके पार्टी चुनने के लिए तैयार नहीं हुई, ये हकीकत है। चाहे इसको साफ तौर पर लोगों ने इस बात को बयान किया या उन्होंने सिर्फ अपनी एक अंदरूनी गुफ्तगू में इसको बयान किया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ कि अगर ये हट रहे हैं तो इसलिए लोग इस कोशिश में रहे कि भाई किसी तरह से इनको तैयार कर लें और वापस ले आए। हो जाता, बीच में कोविड आ गया, एक दफ़ा कोविड आया, दूसरी दफ़ा कोविड आया, नहीं तो वो तय हो जाता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको मना लिया जाता, या जब वो देखते कि एक मुश्त होकर पार्टी उनको ही सदर चाहती है, तो वो सदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने आप को मान लेंगे या मान जाते। ये है मसला। तो एक बुरा वक्त है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों में घिर गए जिसके जो हम पे जो असरात थे वो अच्छे नहीं थे। बुरा वक्त है, और बदकिस्मती से उसी वक्त उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं पार्टी से अलग हो जाता हूँ, पार्टी की सदारत से अलग हो जाता हूँ। तो हम उम्मीद में बैठे हैं कि ये इस चीज़ को हम उन्हें वापस वहाँ बैठा पाएंगे, और ये हो जाता। अगर ये दूसरी वेव ना आती कोविड की जून में, तो शायद अभी तक ये जून में हो जाता, और जून में नहीं हुआ तो उसमें सारे वो लोग शरीक थे जो ये चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए। अब वो इलेक्शन, सदर का इलेक्शन हो जाए, वो चाहते थे। उन्होंने खुद माना कि अब वक्त नहीं है इस इलेक्शन को कराने का। लेकिन जो जनरल बात कही गई है कि कांग्रेस में इलेक्शन नहीं होते, कांग्रेस में फलां चीज़ नहीं होती, कांग्रेस में डेमोक्रेसी की कमी है, एक्सेट्रा, तो वहाँ मेरा ये मानना है कि भाई आप लोगों ने तो बहुत फ़ायदा उठाया था। जो हमारा निज़ाम था उसका आपने ही बहुत फ़ायदा उठाया था, और आप ही आज एक बड़े मकाम पर बैठे हैं। जो हमारा निज़ाम था, तो निज़ाम को बदलने की जुस्तजू में सबसे पहले तो इस बात को मानना चाहिए ना कि हमने इसका फ़ायदा उठाया है। ये तो कहना चाहिए जो नेल्सन मंडेला कहते थे, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, कि इससे पहले कि आप कुछ करें और जिससे पहले कि आपस में बैठकर एक समझौता हो, पहले जो हकीकत है उसको तो मान लो कि हकीकत ये है कि मैंने इसका फ़ायदा उठाया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मैंने फ़ायदा उठाया तो मैं फ़ायदा उठाता ही रहूं, और मैंने उठाया तो सब उठाएं। चलिए, अब वक्त आया है जिसने हमारी आंखें खोली हैं, और आइए हम वक्त को बदलें। और मैंने अगर कुछ फ़ायदा उठाया है तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं कि अभी तक तो फ़ायदा एक निज़ाम में हुआ, अब दूसरे निज़ाम में भी हमारा ही फ़ायदा होना चाहिए। इतनी सी बात थी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, उनके लिए इस बात में कोई कन्फ्यूज़न की गुंजाइश नहीं। एक सब परसेप्शन हमेशा बना रहा कि जो भी फैसले होते हैं, राहुल गांधी सदर नहीं, इसके बावजूद वही फैसले लेते हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है? अगर सब मेरी बात माने पार्टी में तो बात अच्छी लगती है, लोग तैयार हैं मानने के लिए, तो उसमें क्या हर्ज है? वो सदर हो ना हो, मैंने कई दफ़ा ये कहा, वो सदर नहीं हैं, लेकिन वो हमारे लीडर तो हैं, कायद तो हैं। अक्सर कायद को सदर भी होना पड़ता है। कई पार्टीज़ हैं जिसमें जनरल सेक्रेटरी होता है, वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, बीएसपी है, तो जो सेक्रेटरी जनरल है या जनरल सेक्रेटरी है, वही उसका टॉप माना जाता है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट कोई है इसका मतलब दूसरा लीडर नहीं है, ऐसा नहीं है। अक्सर ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट कोई है, लीडर कोई और है, अक्सर ऐसा हुआ है। और पहले ज़माने में जो कांग्रेस का ज़माना था, जो जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं, उन्हें ये याद होगा कि वो तो टर्म प्रेसिडेंट का होता था, उसके बाद फिर दूसरा प्रेसिडेंट बन जाता था, फिर तीसरा प्रेसिडेंट बन जाता था। तो ये तो नहीं था ना कि हमारे पास सिर्फ 3 साल का ही लीडर था। राहुल गांधी जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या है? क्या देखिए,
अगर मैं उनको कायद मानता हूँ तो मैं उनका ऐलान नहीं कर सकता हूँ। मैं उनको कोई ताकीद नहीं दे सकता हूँ। मैं उम्मीद कर सकता हूँ, मेरी उम्मीद है कि वो प्रेसिडेंट रहेंगे, बनेंगे। अब वो कब होगा, कैसे होगा, ये सब पार्टी में आपस में राय से हम लोग तय कर लेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो रहेंगे। बीच में प्रियंका गांधी का भी नाम जोड़ दिया जाता था कि उनको भी जोड़ने वाले जोड़ दें। प्रियंका गांधी 100% डिवोटेड हैं अपने भाई को, और उनका ज़िंदगी का मकसद है कि भाई कामयाब हों। उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वो बखूब निभा रही हैं। बहुत दिलचस्पी वो ले रही हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कोई एक आसान बात नहीं है। उत्तर प्रदेश को समझना, संभालना, सुधारना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन वो जी जान से उत्तर प्रदेश को ठीक करने में लगी हैं, और हम उनका इसमें पूरा साथ देंगे और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे। पार्टी में सर एक प्लेटफॉर्म की कमी बताई जा रही है कि जहां पर लोग जा करके अपनी बात कम से कम कह दें, और यही वजह है शायद लोगों का कहना है कि बात बाहर आ जाती है। अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो वो पहुंच ही नहीं पाता है लीडरशिप तक। क्या इसमें सच्चाई है? हम आपस में मिल सकते हैं ना, दो लोग आपस में मिले। खत लिखने की ज़रूरत नहीं है जो दुनिया भर में पहुँच जाए। नहीं, मिलने हमको क्यों नहीं वो शिकायत है? हमें क्यों नहीं शिकायत है? हम रोज़ मिलना चाहेंगे तो जाहिर है हमारा कायद, हमारा लीडर ये कहेगा कि आप तुम रोज़ आ जाते हो। लेकिन जब ज़रूरी बात होती है, हम मिलना चाहते हैं, तो हमारा पैगाम पहुंच जाता है, हम मिल लेते हैं। तो हम अगर मिल लेते हैं तो किसके सुरखाब के पर लगे हैं जो नहीं मिल पाता है? जो उनसे रोज़ मिलते थे उन्हीं को शिकायत है कि नहीं मिल पाते हैं। हम तो नहीं रोज़ मिलते थे। जब ज़रूरत पड़ती है बुलाते हैं, या हम अगर कोई उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं, तो मुलाकात हो जाती है। मतलब जो निकलता है जितेंद्र प्रसाद से लेकर के सिंधिया से लेकर के जो जाता है वो यही कह देता है साहब, चूँकि मुलाकात ही नहीं हो पाई, बात नहीं। ये क्या है? मुझे उनकी शिकायत नहीं है कोई, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जितना वो एक हफ्ते में, एक महीने में मिलते होंगे, मैं 6 महीने और साल भर में मिलता हूँ। तब किस बात की शिकायत है? हमें जब शिकायत नहीं है तो उनको किस बात की शिकायत है? उनको किस बात की शिकायत है? और वो लोग कितना मिलते हैं, अपने लोगों से कितना मिलते हैं? दिन भर मिलते ही रहते हैं। ये एक अजीब सी शिकायत है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। अजीब शिकायत है कि साहब हमसे मिलते नहीं हैं। कितने लोगों से लोग मिलें और मिलते ही रहें, काम ना करें, सिर्फ मिलते ही रहें। लेकिन हाँ, सिस्टम होना चाहिए कि आज नहीं कल। और अब तो वर्चुअल वर्ल्ड है, जिसको जो चाहिए वो पैगाम, अपना मैसेज, पैगाम अपना फ़ौरन भेज सकता है अपने लीडर को। अब क्या प्रॉब्लम है? लीडर खुद ही देख लेते हैं सब मैसेज। बिल्कुल देख लेते हैं। और कोई दिलचस्प बात लिखोगे तो देखेंगे भी। अब बेवकूफ़ी की बातें लिखते रहोगे और टाइम वेस्ट करते रहोगे तो नहीं देखेंगे बेचारे। क्या करेंगे? कितने देखेंगे? लेकिन कोई दिलचस्प बात लिखोगे, लीडर आप अच्छी, मतलब ये शिकायत ठीक नहीं है, ये सब अब इब्नुल वक्ती है। और नहीं, इब्नुल वक्ती नहीं है। अब एक लोगों को एक बेचैनी है, लोगों को तकलीफ़ हो जाती है, इंसान को गैस हो जाती है तो दवा खाता है, और इंसान को थकान हो जाती है तो दवा खाता है, आराम करता है। दिखता नहीं तो चश्मा लगा लेता है, ठीक है ना? चश्मा लगा लेता है। भूख लगती है तो कुछ खा लेता है। तो ये तो एक हकीकत है। कैसा चश्मा लगा लेता है? ज़िंदगी जैसा चश्मा जिससे साफ दिखता हो। आप काला चश्मा लगा के आएंगे, नीला पीला चश्मा लगा के आएंगे तो नीला पीला ही दिखेगा। फिर आप शिकायत करो कि आप पीला दिखता है, आप तो सब पीले हो, ऐसा कोई गलत होगा ना। साफ चश्मा लगाओ, साफ दिखेगा। ये तो पार्टी के अंदर की बात रही। सर, हम थोड़ा से मुल्क के बारे में बात करेंगे कि जो हालात हैं अभी। 5 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और वहाँ जो कांग्रेस की सूरत हाल रही हम सब वाकिफ़ हैं। अब 5 स्टेट के तकरीबन फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड बहुत ज़्यादा, उत्तर प्रदेश ख़ास तौर से बहुत अहमियत का हामिल है। पंजाब है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। यूपी ख़ास तौर से, जहाँ पे 2017 के बाद से प्रियंका गांधी दिन रात मेहनत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। कोई चेहरा नहीं था
सिवाय प्रियंका गांधी की कि जो दलितों में, मुस्लिम में, सब में जाती नहीं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ जितिन प्रसाद अचानक चले जाते हैं, कई और नाम आ रहे हैं कि साहब वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ये क्यों? मैं तो सिर्फ आप लोगों से एक इल्तिजा करूँगा। आप पूछते हैं हमसे कि फलां क्यों गया, चाहे यूपी के ताल्लुक से हो या पूरे मुल्क के ताल्लुक से हो। आप पूछते हैं कि फलां क्यों गया। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप एक सवाल दूसरा पूछ लीजिए, फलां क्यों नहीं गया। जो नहीं गए हैं वो क्यों नहीं गए, उसी में आपको जवाब मिल जाएगा कि जो गए हैं वो क्यों गए हैं, उसी में जवाब मिल जाएगा। मैं क्यों नहीं गया? मैं राज्यसभा में नहीं हूँ, मैं अरसे से राज्यसभा में नहीं हूँ। ऐसा नहीं था कि राज्यसभा ही नहीं थी। जब से मैं इलेक्शन हारा हूँ, वो लोग जो इलेक्शन नहीं लड़े हैं या हारे हैं, उसमें से कितने लोग राज्यसभा में आ गए? यूपी से आ गए, ठीक है। वो आने के बाद छोड़ रहे हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं किसी स्टेट का इंचार्ज नहीं हूँ, रह चुका हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ पार्टी का, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ पार्टी का। मैं आज कुछ नहीं हूँ, मैं आज कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं गया हूँ। क्यों नहीं गया हूँ? क्यों नहीं गया हूँ? मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पार्टी के लिए। नहीं, मैं वही सवाल है, आप नहीं गए, बिल्कुल सही है, आप नहीं गए, आपने पूछा, लेकिन होने का भी क्या फ़ायदा है? नहीं, होने का क्या फ़ायदा है? तो होने का फ़ायदा अगर नहीं है मेरी पार्टी को, मेरे रहने का कोई फ़ायदा मेरी पार्टी को नहीं है, तो ये तो सवाल आप मेरी पार्टी से पूछ लीजिए ना कि आप क्यों किसी को वेस्ट कर रहे हैं, पूछ लीजिए। या मुझे लग रहा हो कि मैं वेस्ट हो रहा हूँ, अगर मुझे लग रहा हो कि मैं वेस्ट हो रहा हूँ तो मैं उनकी नहीं, शिकायत यही है कि जब रख करके लोगों को आप कोई चीज़ लाए हैं, कोई चीज़ आपके पास बहुत अच्छी है और उसको आप डस्टबिन में बिल्कुल डालने की पोजीशन में कर रहे हैं, क्या करेगा आदमी? नहीं, तो वही तो पूछ रहा हूँ। तो मैं नहीं, सलमान खुर्शीद नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल पक्का है। क्यों नहीं जाएंगे? डस्टबिन में बैठा दिए जाएंगे तब भी नहीं जाएंगे। नहीं तो मैं नहीं तो सुनिए ना, मैंने आपसे ये सवाल कहा कि ये सवाल आप पूछिए कि सलमान खुर्शीद क्या डस्टबिन में है? सलमान खुर्शीद को नहीं लगता है कि वो डस्टबिन में है, नहीं लगता। आपको लगे, मुझे नहीं लगता कि मैं डस्टबिन में हूँ। नहीं, डस्टबिन में है नहीं, लेकिन डस्टबिन में अगर ले जाने की कोशिश की जाएगी, आदमी क्या करेगा? नहीं, मुझे कोई नहीं ले गया डस्टबिन में, कोई कोशिश नहीं करी डस्टबिन में ले जाने की। नहीं, उनको पता है सलमान खुर्शीद वो चीज़ नहीं है। नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर मेरी मर्जी से हर चीज़ पार्टी में होती है, ऐसा नहीं है। यूपी इतना इम्पोर्टेंट है और सब जानते हैं, और सोनिया गांधी भी ये अब जान गई होंगी कि यूपी में कामयाबी के बगैर कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाएगी। You go. You have a car? Yes, sir. All the best. Thank you, sir. All the best. कांग्रेस में सबको ये बात पता है कि जब तक यूपी में हम वापस नहीं आते, स्ट्रांग नहीं होते, मुल्क में अब स्ट्रांग होना मुश्किल है। ठीक है। फिर क्यों नहीं? सलमान खुर्शीद जिनका ताल्लुक़ यूपी से भी है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, तजर्बेकार भी हैं, चेहरा भी है, सब कुछ है, कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं है, कुछ नहीं। इसके बावजूद वो क्यों सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए हैं, यूपी में? क्योंकि भैया यहाँ से बैठे मैनिफेस्टो बना रहे हैं, यहाँ से बैठे। अरे मैनिफेस्टो क्या होगा जब मैनिफेस्टो नीचे तक नहीं जाएगा? बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बना करके उसके बाद में छाप के और डस्टबिन में डाल देंगे। ऐसा नहीं, हमसे ये कहा गया था कि आप ज़मीन पर जाइए और ज़मीन से मैनिफेस्टो बनाइए। हमने शुरुआत, मैं मीटिंग में था जब आपने किया था सूर्या होटल में, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। आप जगह जगह जा करके राजस्थान में मीटिंग की और हर जगह मीटिंग की, मुझे वो सब इल्म है। वो तो नेशनल मैनिफेस्टो था, ठीक है, नेशनल, हाँ, उसी तरह से यूपी का हमको उसी तरह से करना था। और तब का जो हम लोगों का जो तजुर्बा था उसको हमें यूपी में इस्तेमाल करना था।
और जो छत्तीसगढ़ में किया गया था, इसी किस्म की चीज़ छत्तीसगढ़ में की गई थी, उसको इस्तेमाल करना था। हमने बहराइच से इस मुहिम को शुरू किया और हम 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन बहराइच में रहे, लोगों से मिले, बात की, हर उसके शोबे के जो वहाँ पर लोग थे उनसे बात हुई, इंस्टीट्यूशंस में गए उनसे बात हुई, अपने कार्य वर्कर्स से बात हुई, और वो हमने एक उसका एक वो ड्राफ्ट तैयार किया। बदकिस्मती से उसके बाद ये वेव आ गई कोविड की, तो उस दिन से हम लोग यहाँ बैठकर हफ्ते में कम से कम 4 कंसल्टेशंस कर रहे हैं, उन लोगों से कर रहे हैं जिन्हें ख़ास यूपी के बारे में मालूमात है, उनसे कर रहे हैं, आम जनता से नहीं कर पा रहे। ज़ाहिर है जो कॉन्फ्रेंसेस जूम की हैं वो आम जनता से नहीं हो पा रही, आवाम से नहीं हो पा रही, लेकिन जिन लोगों को वहाँ का ख़ास तजुर्बा है, वहाँ की नॉलेज है, वहाँ तो जानते हैं, चाहे वो रिजर्वेशंस का मामला हो, चाहे वो इसका सेहत का मामला हो, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे वो वहाँ एजुकेशन का मामला हो, टीचर्स का मामला हो, उन सब पर हम लोग। देखिए, आपने 2019 के लिए पूरे मुल्क में आपने जा कर के और पूरा एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो तैयार किया, सब कुछ हुआ, लेकिन पुलवामा हुआ और उसके बाद आप होपलेस हो गए पूरी कांग्रेस की। ये क्या हो गया? एक मिनट सर, एक मिनट। अब आप बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बनाने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 2022 का इलेक्शन वाकई मतलब इन मसाइल पर होगा? जो सूरत हाल वहाँ की है, यूपी खास तौर से, और मगरबी बंगाल आपके सामने है, तो ऐसे में सिर्फ मैनिफेस्टो बनाते रहने नहीं तो क्या सिर्फ मैनिफेस्टो से नहीं होगा, लेकिन मैनिफेस्टो भी चाहिए। नहीं, वो तो चाहिए क्योंकि रिलीज़ करना है, तो मैनिफेस्टो रिलीज़ भी करना है, और मैनिफेस्टो सिर्फ रिलीज़ नहीं करना है, मैनिफेस्टो को हमें अपनी सोच में गहराई तक पहुंचाना है, ताकि जो हमारी बात निकले, हमारे मुंह से जो बात निकले, वो मैनिफेस्टो वाली ही बात हो। ऐसे हमको चुने हुए। सर, आपका मैनिफेस्टो जो बनेगा वो गांव तक कैसे पहुंचेगा? वही तो आइडिया था। हम पहुंच रहे थे, मैनिफेस्टो बनाने से पहले हम गांव पहुंच रहे थे, वही तो आइडिया था। अब बदकिस्मती है क्या, मैंने इसकी वजह से, कोविड की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो गांव तक पहुँचे, वो हमारे वर्कर्स उसको अपना एक इंस्ट्रूमेंट समझें इलेक्शन का। इन सब चीज़ों के लिए जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसमें इसको यकीनन एक बहुत अहमियत दी जाएगी, और फिर आप देखिएगा कैसे होता है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि मैनिफेस्टो किताबें बांटनी नहीं पड़ती हैं गांव-गांव जाकर। मैनिफेस्टो में 4, 5, 10 ऐसे ख़ास मुद्दे होते हैं, जो चेहरा आपका इलेक्शन में है, जो चेहरा आपको इलेक्शन में लीड कर रहा है, वो चेहरा उनको नुमायां करता है और उन पर रोशनी डालता है। और उम्मीद है, क्योंकि हमको। कौन चेहरा है सर यूपी में? वहाँ तो यूपी में प्रियंका गांधी के सामने तो कोई चेहरा है नहीं। प्रियंका गांधी तो क्या वो सीएम उम्मीदवार होंगी? ऐसा कुछ हमें ना बताया गया है, ना ऐसा उन्होंने कोई फैसला लिया है। सर, यही तो कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, कि मतलब है भी और नहीं भी। ये कब तक चलेगा सर? या तो डिक्लेयर कर देंगे साहब हम ही चेहरा हैं। अब जो करना होगा वो डिक्लेयर कर देंगे ना, लेकिन मैं नहीं बैठ के यहाँ से करूँगा ना, मैं फैसला। नहीं, लेकिन आप कहेंगे तो जो हम उनसे कहते हैं, और जब हम कहेंगे तो वो तो बंद कमरे में होगा ना। तो जो हम कहेंगे और हमको सही उस पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो जाहिर है हम आपसे भी कहेंगे कि हमने ऐसा कह दिया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम पहले आपके यहाँ पूरी खिचड़ी पका के सब तैयार करके रखें और वहाँ जाके बोल दें कि अब बस आपको खाना है। ये नहीं होना चाहिए। वो हमको लीड करेंगी, तो वो आगे से लीड करेंगी, वो हमें बताएंगी कि अब हमको ये करना है, अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है। उम्मीद है कि उससे हम अपनी जो तस्वीर। देखिए, सब ने चेहरा तय कर लिया। समाजवादी पार्टी का अखिलेश चेहरा, मायावती की अपनी पार्टी का चेहरा, बीजेपी ने भी हो हंगामा और ये वो उठा पटक के बाद उसने भी अपने एक तय कर दिया। भी हो सकता है कुछ और, लेकिन तकरीबन जो है कहा था आपकी, वो तो हिंदू आइकन है। चेहरे तय कर दिए। हाँ, चेहरे तय कर दिए, चरित्र नहीं तय। हमने चरित्र तय किया है, हमने किरदार तय किया। हमने किरदार तय किया है, किरदार पर ही चेहरा फिट हो जाएगा। उन्होंने चेहरे
चेहरे दिखा दिए हैं लेकिन किरदार नहीं दिखाया। तो अब लड़ाई किरदार की होगी उत्तर प्रदेश में। नहीं तो चेहरा सर कौन उसने किरदार की लड़ाई होगी। अब उसमें चेहरा हम आपको बताएंगे, जब वक्त आएगा तो अच्छा चेहरा बताएंगे। तो हमारे पास वो किरदार है, किरदार हमारे पास है, इसका मुझे पूरा यकीन है। और किरदार वो सामने आएगा, और किरदार सामने आएगा। अच्छा सर एक चीज़ और, अगर अभी हम लोग बात कर रहे थे कांग्रेस के, चूँकि 32 साल हो गए तकरीबन यूपी में, वो नहीं है, इक़्तिदार में नहीं है, मतलब सियासत में है, हम ये नहीं मानते, इक़्तिदार में नहीं है। इक़्तिदार में पार्टी नहीं होती तो जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें, जिसकी हुकूमत आती है उसका झंडा लग जाता है, लोग दिखाई देने लगते हैं साहब इनके लोग बहुत हैं। ऐसे में एक और जो बात पैदा हो गई वो ये कि वोट बैंक कांग्रेस का क्या है। मसलन समाजवादी ये दावा कर देते साहब हमारे साथ यादव हैं और मुस्लिम भी हैं, बीएसपी कहती है हमारे साथ दलित वोट बैंक है, ठीक है, और बीजेपी जो है वो उसका अपना न दलित न ये वो एक हिंदुत्व वोट वो अपना कहती है। ये तमाम कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा बेस है, मतलब जिसको ये कहा जाए साहब ये तो इनको वोट करेंगे ही। किसने किया था? जो पिछले 2 असेंबली इलेक्शंस छोड़ दीजिए, उससे पहले पार्लियामेंट हुआ था, हम लोग सब कमज़ोर थे, सारी पार्टियां कमज़ोर थी उस वक्त। सबसे बढ़कर अगर किसी को सीटें मिली थी पार्लियामेंट में तो कांग्रेस को मिली थी। 22 सीटें मिली थी। उस वोट में कौन था? उस वोट में किरदार का वोट था। जो लोग नहीं, उसमें कहते हैं सच्चर कमेटी का भी रोल था, उसमें मिनिस्ट्री का भी रोल था जो बनाई गई थी, उसमें कमीशन का। सच्चर कमेटी भी किरदार है, सच्चर कमेटी भी किरदार है जिसको लोग आइडियोलॉजी कहते हैं। लेकिन बाद में मायूसी हुई क्योंकि उसको नाफिज नहीं किया गया। नहीं, मायूसी हुई, मैं जानता हूँ मायूसी हुई, इसलिए कि जो अच्छा काम करो उस काम को गिनाने वाले कम होते हैं और उसकी बुराई करने वाले ज़्यादा होते हैं। हम नहीं कर पाए सच्चर, ठीक है, वो कौन है, वो कौन सूरमा है जो सच्चर को पूरा कर देंगे? नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। तो कोई क्यों करेगा? जब कांग्रेस ने सच्चर बनाई, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, तो दूसरा क्यों करेगा? ये बताओ, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनवाया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन पर पाबंद है कि नहीं है? कोई थोड़ी कहेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कभी कभी बहुत छोटी बात लोग कह देते हैं कि साहब ये जो वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। लगवानी पड़ती है। हमारे समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं अखिलेश नहीं, उन्होंने पहले कहा कि नहीं लगवाएंगे, बीजेपी वैक्सीन है, फिर लगवानी पड़ी। उसी तरह से उन्होंने रामदेव साहब ने कहा कि हम तो एलोपैथी में बिलीव नहीं करते हैं, अब अस्पताल भी जा रहे हैं, एलोपैथी में बिलीव भी करते हैं और वैक्सीन भी लगा रहे हैं। तो इसलिए जो वहाँ लोग कहते हैं उस पर ज़्यादा मत जाइए, कहने को वहाँ जो चाहते हैं कह देते हैं। नहीं, मैं तो सच्चर सिर्फ कि 2009 में इसलिए आपको सीटें मिली, और वो सीटें दिलवाने वालों में मुसलमानों का, मैं सीधे बात करता हूँ, मुसलमानों का बहुत कैरेक्टर है, रोल रहा है उसमें सीटों में, और लेकिन उसी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और जैसा कि उमूमन हम लोगों ने बात की कि बग़ैर आप अगर 92 और उससे पहले देखेंगे या पार्टीशन के बाद से, अगर पंडित जी और इंदिरा गांधी और सब, तो उन्होंने कभी भी मुसलमानों को नज़रअंदाज नहीं किया, उनको इग्नोर नहीं किया, और उनके वो बेस वोट रहे हमेशा। जब जहाँ मुस्लिम कांग्रेस के साथ रहा, वो हमेशा वहाँ पे, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ, और इवन क्या इस बार केरला में भी उनको सपोर्ट नहीं मिला, वरना ऐसा नहीं है कि उन्होंने, तो बंगाल में भी आप देख लीजिए कि इस बार पोलराइज, चूँकि ऐसी हवा बनाई गई कि ममता के साथ टोटल मुस्लिम चला गया, तो जो 20-25 सीटें, जो 17-18 सीटें वो भी चली गई। यूपी में भी वही तकरीबन सूरत हाल बनती जा रही है। मैं कह रहा हूँ जो आपका बेस वोट है उससे क्यों अलहदगी इख्तियार की जा रही, क्यों इतना पोलराइजेशन, खौफ है, क्या बचा है आपकी पोलराइज होने के लिए, बचा क्या है? थोड़ा सा पोलराइज होने से अगर कोई डरता है तो यकीनन वो गलत है। ये आपसे नहीं, कोई नहीं, कांग्रेस सर, कोई क्यों कह रहे हैं?
कांग्रेस में अगर कोई डरता है, मैं तो नहीं ना, मैं तो पोलराइजेशन। कांग्रेस में कांग्रेस डरती है। मैं नहीं डरता, मैं कांग्रेस हूँ, मैं नहीं डरता। कांग्रेस में तो फिर कांग्रेस में कोई और डरता है तो मैं उससे हुज्जत करने के लिए तैयार हूँ। मैं कांग्रेस हूँ, मैं नहीं डरता। मैं हकीकत को मानता हूँ कि हिंदुस्तान में अक़लियत और अक्सरियत को साथ लेकर हिंदुस्तान का मुस्तक़बिल बनाया जा सकता है। हुकूमत जो उस मुस्तक़बिल को बनाएगी वो हुकूमत बन सकती है। लेकिन अगर हम ये सोचने लगेंगे कि हिंदुस्तान में अक़लियत से दूर रहो, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि एक अच्छी हुकूमत। नहीं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि दूर हो रहे हैं? नहीं, देखिए, दूर, ये एक इंटरव्यू में मैं नहीं इसको तय कर दूंगा। अगर मैं कर सकता तो मैं कर लेता, एक इंटरव्यू में से अगर ये सारा मसला हल हो जाता। लेकिन ये भी थोड़ा सा इस पर भी ज़रा गौर करें कि मुसलमानों ने भी अपनी सोच बिगाड़ी है। उन्होंने परेशान होकर बिगाड़ी हो, उन्होंने मजबूरी में बिगाड़ी हो, लेकिन उनकी एक सोच रही। आज़ादी की लड़ाई से लेकर और हाल तक मुसलमानों की एक सोच रही, उनका एक गौरे तरीक़ा रहा। उससे वो अलग हुए। उन्होंने माना कि कहीं पीस पार्टी, उन्होंने माना कहीं ओवैसी साहब, उन्होंने माना कहीं फ़लाँ साहब, उन्होंने माना कहीं फ़लाँ साहब, कहीं पर हम किसी से पूछें, कहीं पर हम किसी से पूछें, कहीं पर छोटे पैमाने में, कहीं पर बड़े पैमाने पर। उनकी भी तब्दीली उनकी सोच में आई। अगर उनकी जो तब्दीली उनकी सोच में आई, उससे उनको अगर नहीं, कांग्रेस में भी आई, क्योंकि देखिए नरसिम्हा राव, वो आपने कह दिया जी, वो आपने कह दिया, और मैंने आपसे कह दिया कि मैं कांग्रेस हूँ और मैं मानता हूँ कि ऐसा हमको नहीं करना है, नहीं करेंगे, ये मैं मानता हूँ। अब मुझे अगर अलग थलग कर दिया जाए और कहा जाए हम आपकी बात नहीं मानते, तो वो दूसरी बात होगी। लेकिन आज किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा है। अब आप नरसिम्हा राव को लें, आप बाबरी मस्जिद को लें, आप पर्सनल लॉ को लें, आप फलां चीज़ को लें, तो वो एक लंबी उस पर बहस हो सकती है कि हमने क्या कुछ किया, और आप कह सकते हैं आपने क्या कुछ नहीं किया। ये हो सकती है, इस पर बहस हो सकती है। और इस बहस का एक और पहलू भी है, इसका और पहलू भी है कि आपकी जो तवक्को है इस मामले में, अगर उस तवक्को पे हम खरे उतरते तो आपका और नुकसान होता है या आपका फ़ायदा होता है, इस पर भी एक बहस हो सकती है। लेकिन आज हम इस बात की गिनती नहीं कर रहे हैं कि हमने 5 काम किए, आपके 3 नहीं हो पाए, तो तब भी जो ज़्यादा था वो आपकी हिमायत में था, कम जो था वो आपकी अदावत में था। खैर, आज ये कहने की बात है कि इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के ये कहा, अपनी परेशानी, दुश्वारी और शिकवे शिकायत, अपना एक पस मंज़र देखकर, सोचकर मुसलमान ने फ़ैसला किया कि कांग्रेस का साथ नहीं देना है। बीच में कांग्रेस पर फिर लौटे लोग। साउथ में तो एक अरसे से लौटे हैं और काफ़ी हद तक साथ हैं। यूपी में आए, फिर पीछे, फिर पलट गए। हमारे बिहार में आए, फिर पलट गए। जहाँ बंगाल में हमारे साथ नहीं रहे। राजस्थान में हमारे साथ आए, मध्य प्रदेश में हमारे साथ आए, हुकूमतें बनाई। लेकिन जो भी उन मसला रहा हो, उन्होंने अपने रवैये में ज़रूर कुछ तब्दीली की। उससे उनको फ़ायदा मिला है और उससे वो खुश हैं, तो मेरी दुआएं हैं उनके लिए। लेकिन फ़ायदा नहीं मिला। देखिए सर, कांग्रेस भी जिस तरीके से मैं ख़ुद कांग्रेस को कवर करता रहा हूँ, जो चेंज मैं देखता हूँ कि बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना। और मतलब अगर मध्य प्रदेश में किसान मारे जाएंगे तो राहुल गांधी को भेजा जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे 7-8 लोग जो है वो गोलियों से मार दिए जाएंगे बिला वजह, तो वहाँ वो नहीं जाएंगे। अगर लिंचिंग दलित की होगी तो कांग्रेस के लीडर जाएंगे, लेकिन अगर मुस्लिम की होगी तो मारे डर के नहीं जाएंगे कि हिंदू वोट चला जाएगा। ये जो डर है ये तो पहले नहीं था कांग्रेस में। ऐसा कुछ नहीं है। मैं
मैं अपनी पार्टी के सामने इस बात को रखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हमेशा इस बात पर गौर करें कि एक चीज़ है जिसे आइडियोलॉजी कहते हैं और एक चीज़ है जिसे आप स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो कभी कभी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है जिससे ये लग सकता है कि आप आइडियोलॉजी से पीछे हट रहे हैं, लेकिन आप पीछे ना हटें, पाबंद रहें आइडियोलॉजी पर, तो स्ट्रैटेजी आपके काम आ जाती है। अगर आप अपने वालिद के सामने सिगरेट नहीं पीते हैं या छुपा लेते हैं सिगरेट को, तो वो उन्हें धोखा देने वाली बात नहीं है, वो सिर्फ उनको ठेस ना लगे, उस ठेस को ना लगाने वाली बात है। स्ट्रैटेजी और आइडियोलॉजी हुआ अगर आप समझते हैं कि सिगरेट पीना चाहिए तो आपको नहीं छुपाना चाहिए, पीजिए सामने। अगर आइडियोलॉजिकली आपको कोई फ़र्क नहीं है, आप ये नहीं मानते हैं कि सिगरेट पीना आपका हक़ है, लेकिन है आदमी कमज़ोर होता है, सिगरेट पीता है, लेकिन तब भी आप ठेस नहीं लगाना चाहते हैं अपने वालिद को, तो इसलिए उनके सामने आप सिगरेट छुपा लेते हैं, चाहे वो आपका हाथी को ना चला दे, आप उसको छुपा लेते हैं अगर वो आ जाते हैं। स्ट्रैटेजी और आइडियोलॉजी का फ़र्क समझने की ज़रूरत है आज के ज़माने में, जब हमारा जो दुश्मन है, हमारे सामने जो आदमी खड़ा है, वो हर एक लफ्ज़ को, हमारी हर नज़र को उलट पुलट के पेश करना पसंद करता है और लोगों को वरगलाता है। तो लोगों को वरगला ना पाए वो, उसके लिए स्ट्रैटेजी अपनाना सही है, लेकिन आइडियोलॉजी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आइडियोलॉजी को हम छोड़ेंगे तो ना मुसलमान का फ़ायदा इस मुल्क में होगा और ना ही इस मुल्क का अपना फ़ायदा होगा।